नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। डाडम हादसे के बाद खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन मेवात में जिस तरह से खुलेआम आज खनन माफिया ने डीएसपी की हत्या कर दी, उससे सारे दावे खोखले और फेल होते हुए दिखाई दिए। एक साथ दो सवाल खड़े हुए, जो कि अवैध खनन पर भी और कानून व्यवस्था पर भी। हालांकि डीएसपी की हत्या के बाद प्रदेश सरकार एक्शन में जरूर नजर आई। केस दर्ज किया गया, डंपर की पहचान की गई और एक आरोपी को पुलिस ने बाकायदा मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही क्यों किसी भी सरकार की नींद खुलती है, जागती है? उससे पहले आखिरकार क्यों नियमितताएं नहीं बरती जाती? बार बार लापरवाही के आलम हर जगह देखने को मिलते हैं, सरकारें चाहे किसी की भी क्यों ना हो। बात करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन रिपोर्ट देखकर पूरे मुद्दे को पहले एक बार समझ लीजिए आप। मेवात में खनन माफिया का आतंक, डीएसपी पर चढ़ाया पत्थरों से भरा डंपर। डीएसपी ने मौके पर ही तोड़ा दम। डीएसपी की हत्या के बाद एक्शन में सरकार। पत्थरों के बीच जमीन पर पड़े डीएसपी के शव को देखकर प्रदेश में चल रहे अवैध खनन के खेल का अंदाजा आपको लग गया होगा। खनन माफियाओं के आतंक की तस्वीर मेवात के पंचगांव की है। बताया जाता है डीएसपी सुरेंद्र सिंह गुप्त सूचना के आधार पर तावड़ू की पहाड़ी में अवैध माइनिंग की चेकिंग करने गए थे। इस दौरान उन्होंने एक डंपर के सामने अपनी गाड़ी लगा दी और डंपर को रोक लिया, लेकिन जैसे ही डीएसपी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, डंपर चालक ने उस पर डंपर चढ़ा दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तावड़ू इलाके का ये वारदात है, तावड़ू इलाके का है और डीएसपी को जानकारी जो मिली है, किसी ने जानकारी दी है कि वहाँ पे पत्थर तोड़े हैं, वहाँ एक जेसीबी से पत्थर तोड़े होंगे और वहाँ अपनी टीम के साथ डीएसपी गए हैं और डीएसपी ने जब वहां के ट्रक डंपर को रोका है तो भागा है, भागने के बाद करा है। उधर जैसे ही डीएसपी की मौत की खबर मिली, हड़कंप मच गया। गृहमंत्री अनिल विज ने दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी की हत्या पर पुलिस महकमे से लेकर सरकार तक एक्शन मोड में दिखाई दी। सीएम ने डीजीपी से बात की, पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। 4 घंटे के अंदर एनकाउंटर के जरिए 2 दोषियों में से एक को धर दबोचा गया। इस संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र काबू किया जाएगा और इसमें संलिप्त जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर गंभीर से गंभीर हम जो है स्टेप लेंगे और उनको जल्द से जल्द। इससे पहले सीएम ने साफ कर दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सीएम ने डीएसपी के परिजनों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा एक वीर डीएसपी ऑफिसर और खान माफिया के लोगों ने उसके साथ घटना की, ट्रक चढ़ा दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूँ और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग, इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके उनको पकड़ेंगे। हमने उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, उनको प्रधानी भी अपने ओर से हमने दी है और घोषणा की है कि उनके परिवार को एक किसी भी नौकरी करने लायक जो भी कोई सदस्य होगा उसको नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से अथवा एचडीएफसी बैंक की ओर से अथवा पुलिस की सहायता की ओर से, सबकी ओर से मिला करके 1 करोड़ रुपए की राशि का उनको सहायता करने का निर्णय लिया। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि बिना किसी के संरक्षण के इस तरह की घटना नहीं हो सकती। वो बड़ी दर्दनाक, दुखद और शर्मनाक घटना कि एक डीएसपी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो गए, उसको किस फिर कुचला गया माइनिंग माफिया द्वारा। तो दिखा रहा है, मैं जैसे डाडम में माइनिंग माफिया काम कर रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने पहाड़ की
काटा है दर्दनाक तरीके से। मैं तो असेंबली में भी उठाया था। इसी प्रकार से यमुना के साथ साथ आप देख सकते हैं एनजीटी कह रहा है यमुना का रास्ता ही बदल गया, बाकायदा उन्होंने संज्ञान ली। तो ऐसा प्रतीत होता है कि या तो माइनिंग माफिया इनसे बेकाबू हो गया या किसी संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो इस प्रकार से मतलब नहीं हो सकता। चोरी चपाटी हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से बेधड़ल्ले काम कर रहे हैं बगैर संरक्षण या बेकाबू के काम नहीं हो सकता। उधर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की। बैठी है, इससे साफ है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। हमारी मांग है कि नूह के अंदर जो एक दर्दनाक हत्या डीएसपी की हुई है उसकी न्यायिक जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से जो डीएसपी जिनकी हत्या की गई है, कत्ल का मुकदमा दर्ज कर सब दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर सरकार ने समय रहते एक्शन लिया होता तो आज डीएसपी की जान नहीं जाती। के जो लोग हैं जिन्होंने उसको कुचल के मारने का काम किया, उससे साबित होता है कि जितने भी बदमाश किस्म के लोग हैं या जो कोई चोरी और डकैती का काम कर रहे हैं, जो कोई माफिया बने, वो टोटल के टोटल लोग जो है सरकार की देन है। सरकार की वजह से आज इस प्रदेश के इस किस्म के हालात हैं। आज एमएलए को अगर ग्रांट दी जाती है तो वो भी ये मान के नहीं, सरकारी संरक्षण में बड़े बड़े गुंडे जो है वो लोग आज दे रहे हैं। अगर समय रहते नशे पे सरकार जो है नशाखोरी को खत्म कर लेती, सख्ती कर लेती, तो आज इस किस्म के हालात नहीं है। उधर हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता ने इस घटना पर दुख जताते हुए प्रदेश सरकार को घेरा। क्यों इतना गुंडाराज बढ़ता जा रहा है कि डीएसपी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है? आज विधायकों को धमकियां मिलती है। जो सरकार अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख सकती, वो हरियाणा की जनता को कैसे सुरक्षित रखे? एक तरफ डीएसपी की मौत के बाद से पुलिस महकमे के साथ ही प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई, तो विपक्ष डीएसपी की हत्या के बहाने सरकार पर वार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर खनन माफियाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। और जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है, आपका परिचय कराऊं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से जोगेंद्र मौर्य जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। वंदना जी, पहला सवाल आप ही से है और केवल मेरा ही नहीं सभी का यही सवाल है कि इसे अवैध खनन का मुद्दा बताएं, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बताएं, क्योंकि एक जाबाज अधिकारी जो है पुलिस ने लापरवाही के चलते खो दिया आज। वंदना जी। मुझे लगता है हमने अपना एक ऑफिसर खोया है और मैं उनकी शहादत को सल्यूट करती हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके परिवार के साथ मेरी समझना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं मानती हूँ कि जितने भी हमारे नेता हैं, आपने उनके बयान सुने होंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, चाहे मूलचंद शर्मा जी हैं, उन्होंने बार बार एक ही बात की कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। और आपने देखा कि लगातार जो है सर्च जो टीम था वो लगी रही, पूरे एरिया को घेर लिया गया, 8 वहां पर लगी रही, क्योंकि छोटी उन्होंने काम किया है। इस तरह से उस पर डंपर चढ़ा देना ये कोई छोटी बात नहीं है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम तो जब 8 टीमें लगी रही और उसके बाद जब मुठभेड़ हुई तो आपने खुद भी इसको न्यूज पर चलाया है कि किस प्रकार जो क्लीनर है वो घायल हुआ, उसको गोली लगी, गोली कहीं पर भी किसी पैर पे लगी है, लेकिन पकड़ने के लिए किसी हद तक भी जा सकते थे, क्योंकि ये हमारी पुलिस की बात है। हमारी पुलिस जो सेवा करती है लोगों की, अगर उसके अगेंस्ट भी इस तरह का कदम उठाया जाएगा तो वो किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। जहाँ तक आपने बात की कि इसको अवैध खनन की बात कहेंगे या आप इसको कानून व्यवस्था की बात कहेंगे, मैं मानती हूँ समाज के अगेंस्ट अगर कोई भी एक्शन होगा, तो अगर समाज के अगेंस्ट कोई भी काम किया जाएगा तो उसके लिए हमारी सरकार तत्पर रूप से खड़ी है। अगर अवैध माइनिंग की बात कर लीजिए तो हमने लगातार कदम उठाए हैं। आप देखेंगे कि अगर डीएसपी वहां पर गए तो उसका कारण क्या था, उनको भी खबर मिली थी कि यहाँ से डंपर जा रहा है, उसको पकड़ने की आवश्यकता है, इसलिए वो वहां पर पहुंचे। यानी कि एक्शन तो अवैध माइनिंग पर हो रहा था,
लेकिन जो हौसले दिखाए हैं यहाँ पर क्रिमिनल्स ने, मैं तो क्रिमिनल ही कहूंगी, जो उन्होंने हौसले दिखाए हैं उन हौसलों को तोड़ने की आवश्यकता है। और अंत देखेंगे हमारी सरकार में अगर कोई अपराधी है उसके हौसले इस तरह से बढ़ जाते हैं तो उसको तोड़ने के लिए किसी हद तक भी जाना पड़ा तो जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की पनिशमेंट देनी पड़ी, किसी भी तरह का एक्शन लेना पड़ा, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने गृह मंत्री जी का भी बयान सुना होगा कि फार्गी तक पोस्ट लगा देंगे। अगर हमें आवश्यकता पड़ी, बाहर से पोस्ट लगाने की आवश्यकता पड़ी कि मंगानी पड़ी तो भी मंगा लेंगे, लेकिन ये जो अपराधी है वो कहीं से भी बख्शे नहीं जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहती हूँ। ठीक है वंदना जी, एक कड़ा संदेश आप देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं उस बात को, लेकिन यही संदेश जो डाडम की घटना हुई तब भी आया था। 7 महीने हो गए हैं, जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। गिरफ्तारी के नाम पर केवल एक गिरफ्तारी हुई है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर की नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर का जो सबलीज पर आकर काम दिया गया था सुनील, उसकी गिरफ्तारी है। तो कथनी और करनी में अंतर है ना मैम, इसलिए तो हादसे दिन पर दिन हो रहे हैं। खौफ ही नहीं है लोगों के अंदर। नहीं केशव, वो मामला जो है, आप उस मामले को और इस मामले को दोनों को अलग मान सकते हैं। मैं सुन रही थी जब आप मूलचंद शर्मा जी से बात कर रहे थे, आपने ये प्रश्न उनसे भी पूछा था और उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया था कि जो डाडम है वहां पर सरकार ने दिया हुआ माइनिंग करने के लिए, उनको लीगल रूप से माइनिंग हो रही है वहां पर और स्टेप नहीं बनाए गए थे, तो वहां पर उसमें दुर्घटना हुई थी और वो जो रिपोर्ट है गाजियाबाद से आएगी और उसका एक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर एक तो चोरी करी जा रही थी और उसके बाद जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस वाले पर ही डंपर चढ़ा देना ये छोटी बात नहीं है, इसको सहन नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, और कोई भी उसमें इन्वॉल्व होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी लेवल का होगा। ठीक है, मैं सबकी एक एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आऊंगा सवाल जवाब पर भी। जोगेंद्र मौर्य जी, आपके पास में आ रहा हूं। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि किसी ना किसी का आश्रा जरूर है इस पूरी घटना के ऊपर, कोई और बैठा है। सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। देखिए कैसे आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जिस तरीके से चरमरा गई है और अपराधियों का खुलेआम इस पर स्तब्ध करके रख दिया है। आप देखिए कि चाहे वो कह रहे थे कि जो डाडम पहाड़ की है, आप अवैध कार्य जो है, अवैध कार्यों को अलग अलग करके नहीं देख सकते। अवैध कार्यों में कहीं न कहीं सरकार की लचर व्यवस्था, अनुशासन, हिंसा को बढ़ावा देने कहीं न कहीं जो है जिसकी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। 7 महीने में अगर उतनी त्वरित कार्रवाई हुई होती तो आज ये अंजाम हमें देखना ना पड़ता। चाहे वो यमुना नदी के साथ साथ अवैध खनन का मामला है, अवैध खनन रुक क्यों नहीं रहा है? अवैध देश के विधायकों को धमकी, पटौदी में विधायक के घर पे जाके 5 आदमी धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि अपने विधायक को समझा देना, नहीं तो वो मुझसे वाला हाल हम आपका कर देंगे, ये धमकी दे के जाते हैं। एक विधायक को मजबूरन एक बार इस्तीफा दे के और गुहार लगानी पड़ी कि अगर मेरे को प्रदेश सरकार सुरक्षा ही नहीं दे सकती है तो मेरे परिवार को खतरा है। और इतना जबरदस्त मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा मान रहे हैं इसे, मामला है ये किसी कार्यालय की हिम्मत नहीं हो सकती जब तक ऊपर तक संगठन नहीं है। ये अवैध, ये एक प्रकार का जो भय बैठाने की बात है कि इस प्रकार का कि डीएसपी को कुचल कर हत्या कर दी जाए, इससे जघन्य अपराध और इससे खुलापन जो अपराधियों के अंदर आया है, इसके अंदर कहीं न कहीं जब ये देखे कि विधायक भी सुरक्षित इस सरकार में नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है, कानून का डीएसपी कोई छोटा अधिकारी नहीं होता है। डीएसपी इतने अधिकारी के साथ इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे देना ये बहुत बड़ी हिम्मत का और बहुत ही जघन्य अपराध है। इस प्रकार का जघन्य अपराध, इस प्रकार की छोटी घटनाएं छोटे की बात नहीं है, बिल्कुल प्रदेश की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सरफराज है। ठीक है, मैं जवाब दूंगा। मैं ओंकार जी का रिएक्शन लेता हूं, फिर राजकुमार जी के पास आऊंगा, फिर आता हूं डिबेट पर। ओंकार जी रखिए अपनी बात, कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? ओंकार जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? और आशा कर, हाँ आ रही है मेरी आवाज, आ रही है? जी जी, अब आई है आपकी आवाज, बोलिए सर। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? केशव जी, बहुत ही दुखदायी घटना है जिसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। दूसरा, मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि भेंट करता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से सुरेंद्र जी के परिवार को, सुरेंद्र जी को, और उम्मीद करता हूं ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उसके परिवार को दुख सहने की शक्ति जरूर दे। अब मैं आता हूं, आज हरियाणा में स्थिति क्या है? जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है और पुलिस सुरक्षित
सुरक्षित नहीं है। पुलिस ही नहीं, एक डीएसपी लेवल का अधिकारी सुरक्षित नहीं है। ये कहीं ना कहीं नेता और अपराधी गठजोड़ का मामला है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, जो एक खनन का मामला है इसमें सरकार के मंत्री भी इन्वॉल्व पाएंगे। अभी तो कोई जांच हो नहीं रही। आपने भी बोला कि डाडम पहाड़ की जांच हुई उस हादसे की, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। तो केशव जी, रिपोर्ट तो इन्होंने आज तक जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ उसकी भी नहीं आई, और अभी तक जो अनिल विज जी बयानवीर बने हुए हैं, अपने आप को गब्बर कहलाने का शौक रखते हैं, उनके अपने हल्के के हालात अभी मैं एक आरटीआई के माध्यम से बताऊंगा। उन्होंने अभी तक शराब घोटाला जो हुआ था, जिसके लिए एसईटी गठन हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी नहीं दी इन्होंने। जनता के सामने कुछ नहीं लाने देते। ये सिर्फ और सिर्फ बयानवीर बने हुए हैं। ये बोलते हैं अपराधी या हरियाणा छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, बस इनके कहने से अपराधी छोड़ देगा अपराध या हरियाणा छोड़ देगा। कम से कम ये तो बताएं तुम्हारे कहने से कितने अपराधियों ने हरियाणा छोड़ा। बहुत दुखद बात है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज जो प्रदेश के हालात हैं उसके लिए हम जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, विपक्ष वाले आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक बात बन नहीं सकती। मैं तो कहता हूं इसको, अनिल विज को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने काम से, अगर इससे नहीं संभल पा रहा तो। एक जनप्रतिनिधि और डीएसपी लेवल का अधिकारी, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं। ये मेरे पास एक आरटीआई है अंबाला जिले की, मैं अंबाला के ही रहने वाला हूँ। ये आरटीआई में दिखा रहा हूँ, इसमें मैं अंबाला के हालात बताता हूँ। 2015 में यहाँ पे 30 रेप हुए थे, 30, और 2021 में 60 रेप हुए हैं। 2015 में 450 चोरियां हुई थी और 2021 में 807 हुई हैं। ये एसपी अंबाला की आरटीआई है मेरे पास। हर एक अपराध में डबल इजाफा हुआ है। ठीक है, तो इनको अपने हल्के में नहीं नजर आ रहा तो दूसरे हरियाणा में क्या नजर आएगा। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ कहीं ना कहीं, यहाँ एक मिनट केशव जी, यहाँ कहीं ना कहीं अपराधी और नेता गठजोड़ जरूर है। बिना संरक्षण से इतना हौसला नहीं हो सकता। एक आम डंपर वाला पुलिस वाले को हाथ देने में रुक जाता है। मैं जवाब लूंगा बिना किसी नेता के संरक्षण से बात नहीं बन सकती। मैं जवाब लूंगा वंदना जी से। राजकुमार जी की प्रतिक्रिया मैं पहले ले लूं। राजकुमार जी, खनन किसी भी सरकार के लिए रहा हो, एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है और बहुत बारीक सी रेखा है साधारण खनन और अवैध खनन के बीच। लेकिन जिस तरह की हालात अब दिन ब दिन बनते जा रहे हैं, वो जाहिर तौर पर सवालिया निशान खड़े करने हैं सरकार की व्यवस्थाओं के ऊपर। राजकुमार जी, बिल्कुल सही कहा कि अवैध खनन हर सरकार के लिए चुनौती रहा है, और यह सच है कि सरकार कोई भी रही हो, अवैध खनन हरियाणा में भी होता रहा है। राजकुमार जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। नहीं आ रही है? हाँ जी, अब आई? अब आ रही है सर, मैं सुन पा रहा हूं आपको, बोलिए। तो केशव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अवैध खनन हर सरकार के लिए चुनौती रहा है। जाहिर सी बात है कि अवैध खनन न तो हरियाणा में पहली बार हो रहा है, न बाकी राज्यों में। हर राज्य में होता रहा है, हर सरकार में होता रहा है। तो कहीं न कहीं ये मानना पड़ेगा कि समस्या गंभीर है और सरकार को कानून के शासन को चुनौती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि वैध और अवैध, सबसे गंभीर चीज इसको समझने की है, वैध खनन के कागजात की आड़ में अवैध खनन होता है। बिल्कुल, इसको हमें समझना पड़ेगा, और ये हर सरकार में होता रहा है। वो आज जो हुआ बेहद दुखद घटना है। जितना दुख व्यक्त किया जाए वो कम है, जितनी निंदा की जाए वो कम है। बहादुर अफसर को सल्यूट किया जाना चाहिए। आज के सिस्टम में जब हम बात करते हैं कि मिली भगत की सारी चीजों की, तब एक अफसर अपनी जान जोखिम में डाल के, जो आखिरकार जान उनका बलिदान हो ही गया, अकेले दम चला जाता है इस तरह से। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि उस अफसर का जाना ये बताता है कि मिली भगत जितनी सहजता से हम कह रहे हैं शायद वैसी नहीं थी। अगर होती तो कोई डीएसपी अवैध खनन को रोकने क्यों जाता। दूसरी बात, उसके बाद भी पुलिस ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की, उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसके बावजूद ये चुनौती बरकरार रहती है कि ये जो अवैध खनन चल रहा है वो क्यों चल रहा है। ये बात सही है कि वर्तमान सरकार या इसके पिछले कार्यकाल की बात करें, अपनी स्तर से सरकार ने चाहे सिस्टम को बदलने की बात हो या मैकेनिज्म को बदलने की बात हो या विभाग का जो ढांचा है उसको बदलने की बात हो, अवैध खनन को रोकने की कोशिश हर संभव की है।
लेकिन ये घटना बताती है शायद वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह कामयाब नहीं। आज मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस अफसर के परिवार को मुआवजे की बात कही है, परिवार में किसी एक को नौकरी की भी बात कही है, ये चीजें स्वागत योग्य है, उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगे। लेकिन असल सवाल ये है दोषी को सख्त से सख्त दंड मिले, जल्द से जल्द दंड मिले और अवैध खनन पर संपूर्ण रोक के प्रयास हो। जैसा अभी ओंकार सिंह जी भी कह रहे थे, ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल ये सामाजिक सुधार का मुद्दा है। बहरहाल मैं उन सवालों का जवाब लेता हूं वंदना जी से जो कि सभी प्रवक्ताओं के द्वारा लगाए गए। पहले जोगेंद्र मोर साहब के सवाल थे वंदना जी, उन्होंने कहा कि अवैध खनन रुक क्यों नहीं रहा है, सरकार पहले इस बात का जवाब दे। और यह भी उनका कहना है कि जब तक ऊपर से किसी का आसरा नहीं है तब तक नीचे इस तरह की चीजें संभव नहीं है। देखिए दो चीजें हैं, उनका जवाब दे देती हूँ, बाकी के प्रवक्ताओं ने बोला उनका भी मैं जवाब देती हूँ। जी मुझे लगता है कि जब से हमारी सरकार आई है हमने अवैध खनन पे लगातार रोक लगाने की कोशिश की है। मुझे याद है 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन पर रोक लगाई थी तब भी वहां पे खनन धड़ल्ले से होता था इनकी सरकार में। पर मैं उस पर नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ अपना बता देती हूँ, हमने क्या किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे SIT का गठन करना हो, चाहे ग्राम सचिवों पटवारियों की मदद की बात हो, 24 घंटे कर्मचारियों की बात हो, लगातार बैठक की बात हो, अगर ड्रोन कैमरे की जरूरत पड़े तो उसकी भी हमने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लगातार जो हमने ये स्टेप उठाए हैं, चाहे हमने जो विक्टिम को हमको इम्पाउंड किया हो उनको हमने पकड़ा हो या फिर हमने FIR की हो, उसकी वजह से हमको बताना चाहूंगी कि जो हमारा अगर आप अवैध तो आपका रेवेन्यू कंपैरेटिवली बढ़ता है, तो हमारा जो रेवेन्यू जो कांग्रेस में 300-400 करोड़ होता था वो 1000 करोड़ बन चुका है। ये मैं 2022 की बात कर रही हूँ। तो ये अवैध माइनिंग को जो केशव जी कहाँ चले गए रेवेन्यू के ऊपर? घटना आज की है, क्या घटना है? ओंकार जी मैं बात ले रहा हूँ, जवाब ही दे रहा हूँ। वो बता रही है कि रोकने के लिए कितने चालान काटे गए हैं। केशव जी रेवेन्यू के ऊपर जाना, आज की दुखदायी घटना के बारे में बोलने के बजाय ये राजस्व के ऊपर चले गए हैं। नहीं, आज की घटना पर बोल चुकी सर, उन्होंने अपना इनिशियल कमेंट ही इस बात पर दिया था। अब और भी पहलुओं पर बात होगी ना, एक ही मुद्दा थोड़ी ना रहेगा पूरी डिबेट के अंदर। ओंकार जी वो जवाब दे रही हैं कि कितने चालान काटे गए हैं, कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, वो भी इस बात का जरिया है। मैं उनसे और भी क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, एक बार सुन लेते हैं उनकी बात। आपके भी सवाल है वो भी मैं पूछूंगा उनसे। वंदना जी बोलिए। ओंकार सिंह जी कृपया सुनने का धैर्य रखिए, पूरी बात सुन लीजिए, आपकी जो फर्स्ट परमिट लीजिए उसके बाद पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात यहाँ पर नेताओं के संरक्षण की बात हो रही है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है जहाँ पे नेताओं का संरक्षण चल रहा था। अभी आप देखेंगे किस प्रकार से पंजाब में जो लीडर्स हैं, कांग्रेस के लीडर्स पकड़े जा रहे हैं अवैध माइनिंग में, उनके विधायक मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। तो नेताओं का संरक्षण है, नेताओं का संरक्षण तो DSP वहां पर नहीं पहुंचते, या FIR नहीं होती या उन पर एक्शन नहीं लिया जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ये जो डर खौफ है सरकार का, उनकी आपको मैं आपको ठीक है। दिखेगा। वंदना जी एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ, दिखेगा मेरा एक चीज और कहना चाहती हूँ। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि जो डाडम का केस और आज का केस जो है वो सेम है, नहीं ये बिल्कुल अलग है। डाडम में वैध माइनिंग है, वहां पे लापरवाही की वजह से दुर्घटना हुई है, तो उसके अपराधी अलग तरह से। लेकिन यहाँ पर जब आप क्राइम कर देते हैं, एक तो क्राइम, वो दोनों केसेस अलग है। वंदना जी एक सेकंड, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। जब जांच की रिपोर्ट आई ही नहीं है तो आप उसे लापरवाही कैसे बता रहे हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर जो तय मानक है उससे ज्यादा डेप्थ में खुदाई करना वो लापरवाही है तो फिर अवैध किसे कहेंगे? देखिए यहाँ पर स्टेप्स की बात हो रही है कि जो स्टेप्स है वो नहीं बनाए गए थे, उसकी बात हो रही है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि तय मानकों की बात कर रहे हैं या रिपोर्ट की नहीं बात कर रहे हैं, तो प्रथम दृष्टा जो चीजें सामने आई है मैं तो उसका जिक्र कर रही हूँ। वहां तो वैध माइनिंग हो रही है, वहां पर लापरवाही की वजह से दुर्घटना हुई है। लेकिन यहाँ पर नहीं, वहां पर लेवल से ज्यादा डेप्थ में उसे खोदा गया, इसलिए पहाड़ दरक कर नीचे आया था। यहाँ पर दोनों चीजें हैं, यहाँ पर चोरी और क्राइम दोनों है, वहाँ पर क्राइम आपके। चलिए ठीक है, यहाँ दोनों चीजें हैं, ठीक है। मैं एक सवाल और लेता हूं आपसे। जो माइनिंग करने के लिए इजाजत दी जाती है एजेंसियों को, वो 1 लाख टन पत्थर तकरीबन 1 साल के अंदर उन्हें पहाड़ को फोड़ने की इजाजत होती है। लेकिन जो माइनिंग के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं
उनका यह कहना है कि 1 लाख टन 1 साल के अंदर हमें नुकसान देकर जाएगा, मुनाफा 1 रुपए का भी नहीं देगा। इसलिए क्या होता है कि अधिकारियों के साथ मिलीभगत की जाती है और जो 1 साल के अंदर क्वांटिटी होती है उसे 1 महीने के अंदर कवर किया जाता है। 1-1.5 महीने के अंदर जो माइनिंग एजेंसियां हैं वो 1 लाख टन पहाड़ को खोदती हैं, अवैध चलती हैं। उनका यह कहना है कि हमारी मंथली फिक्स होती है, उसके आधार पर सारे के सारे काम किए जाते हैं। अब सरकार के साथ, सरकार को इस बात का मतलब पता ही नहीं है, सरकार इस बात से अनजान है। सरकार के नाक के नीचे सारी की सारी हो रही जितनी भी बेल्ट्स हैं हरियाणा के अंदर, कमोबेश उनको देखा जा सकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि आप सड़कों पर उतर जाइए, आपको जो ट्रक्स दिखाई देंगे वो अपनी तय सीमा से ज्यादा भरे हुए दिखाई देंगे। कोई नई बात नहीं है। ओवरलोडेड ट्रक्स के चालान जो आप बता रही हैं वो चालान इसलिए तो बन रहे हैं ना कि अवैध खनन किया जा रहा है, चालान भी तो इस बात के प्रूफ है। तो आप ट्रक्स के तो चालान कर रहे हैं लेकिन उन माइनिंग एजेंसियों के ऊपर कोई चोट नहीं की जा रही है। देखिए, यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई माइनिंग नहीं होती जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं। नूह में कोई अवैध कोई यहाँ पर माइनिंग नहीं है तो पत्थर कहाँ से आए उस ट्रक में मैम? पहाड़ को तोड़कर जो पत्थर लेकर आते हैं वो कभी किसी एरिया से तोड़कर लाते हैं, कभी किसी एरिया से तोड़कर लाते हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ कोई परमिशन नहीं है। तो पहाड़ को काटना भी तो अवैध है ना, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल अवैध है, लेकिन इसमें केशव जी, जो अपने मालूम है कभी किसी एरिया से लेके आते हैं, कभी किसी एरिया से लेके आते हैं, तो ये रोक क्यों नहीं रहे? थोड़ा सा धैर्य केशव जी, इनसे पूछिए। पूछ रहा हूँ मैं ओंकार जी, पूछ रहा हूँ एक सवाल का पहलू दर पहलू में जवाब ले रहा हूँ उनसे, वो जवाब भी दे रही है। सुन लेते हैं, मैं आऊंगा आपके पास भी, आपके भी सवाल लूंगा। हाँ, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। ये कोई यहाँ पर माइनिंग की साइट नहीं है, लेकिन अगर हमें मिलते हैं ओवरलोडेड डंपर है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। अगर कहीं पर लगता है कि अवैध माइनिंग में लोग हैं, एफआईआर तो उन्हीं के अगेंस्ट होती है ना, कि कहीं पर अवैध माइनिंग हो रही है तो एफआईआर। मैं ये नहीं कहती कि ऐसी कोशिशें नहीं हो रही है कि अवैध माइनिंग की जाए, उनको कोशिशें हो रही है, लेकिन उनको रोकने का काम हमारा है। हम लगातार उस दिशा में लगे हुए हैं। एक चीज और इम्पोर्टेंट है केशव, जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है हमें कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस, सरकार के अलावा एक और मदद भी चाहिए होती है। वहाँ से लोकल लेवल पर हमें इंफॉर्मेशन मिले। जब लोकल लेवल पर कई बार इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो प्रॉब्लम आती है। एक सीधी सी बात है, डीएसपी वहाँ पर क्यों थे? क्योंकि उनको जानकारी मिली और उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की। तो मुझे ये बता दीजिए, जब कहीं कोई कोशिश करता है, हम ये तो नहीं कह रहे कि अवैध माइनिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन उसको खत्म करने के प्रयास करते हैं, तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो करने के नए तरीके निकालते हैं, हम नए तरीके निकाल रहे हैं। ड्रोन के वंदना जी, जितना हम डिस्कस कर रहे हैं, अवैध खनन का जो पूरा का पूरा ताना बाना है उससे कहीं गहरा है और कहीं ज्यादा खतरनाक है। माइनिंग पहाड़ के ऊपर होती है, एक छोटी सी साइकिल भी अगर नीचे से ऊपर जाती है तो पूरा कम्युनिकेशन चैनल इस तरह का डेवलप होता है और माफियाओं का कि तुरंत वो कार्रवाई कर देते हैं। अब डीएसपी साहब जब वहां पर पहुंच रहे थे तो अचानक से छापा मारना संभव ही नहीं है किसी माइन के ऊपर। नीचे से ऊपर जाने में किसी भी गाड़ी को, किसी भी वाहन को, किसी भी टीम को 20-25 मिनट का समय लगता है और उतना काफी होता है मामले को सेटल करने के लिए। यहां पर क्या किया गया देखिए ना। देखिए, जो अभी यहाँ पर खबर मिली है, जो एडीजीपी बता रहे थे कि उनको जैसे गुप्त आधार पर सूचना मिली वो इमीडिएटली वहां पर पहुंचे, लेकिन मैं इस चीज से इनकार नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं मुखबरी भी हो सकती है। हालांकि मैं इसको बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि अभी जांच का विषय है, बहुत सारी चीजें भी सामने निकल कर आएंगी, लेकिन एक संशय ये भी है कि कहीं ना कहीं मुखबरी भी हुई हो कि वो पहुंच रहे हैं और इस तरह की जो चीजें हुई हैं उसके पीछे अभी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। अभी तो अभी देखिए कि हमने सबसे पहले एक्शन भी लिया है, वो पकड़े जाएंगे, वो बताएंगे भी सही, और भी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। ओंकार जी कह रहे थे कि नेता और अपराधियों के बीच भी कोई ना कोई लिंक हो सकता है, खाकी और खादी का संबंध भी वो बता रहे थे। देखिए, अगर जिस एरिया की ये बात कर रहे हैं वहां पर अगर कोई भी विधायक इसमें इन्वॉल्व मिले तो उन पर भी एक्शन होगा। हालांकि वहां पर तीनों कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन अगर इनको कहीं पर भी लगता है कि कहीं पर इन्वॉल्वमेंट है तो हमें बताएं, हम एक्शन जरूर लेंगे। हम पीछे हट जाएं तो बताएं, एक्शन लेने में एक पल नहीं लगाएंगे। जस्ट ये हमें बताएं कि कौन इन्वॉल्व है, किस व्यक्ति की माइनिंग वहां पर चलती है। मैं सवाल ले लेता हूँ ओंकार जी का। ओंकार जी, केशव जी, अंबाला जिले में नारायणगढ़ में माइनिंग होती है, तो मेरी बहन से रिक्वेस्ट है, नारायणगढ़ पूरे से जाके पूछ लीजिए। किसी का नाम क्यों लेते हो? पूरे नारायणगढ़ से जाके पूछ लीजिए, बच्चे से जाके पूछ लीजिए अवैध खनन कौन कर रहा है यहाँ पे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये कहने के और है हाथी के दांत है
कहने के कुछ है, दिखाने के कुछ है। ये सिर्फ रट्टा रट्टा भाषण दे रहे हैं। मेरी बहन सुन लीजिए, अब सुनिए मेरी बहन, ये सिर्फ रटा रटा भाषण दे रही हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ नहीं करना इन्होंने। जैसे पिछली कोई रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई, ये रिपोर्ट भी दब के रह जाएगी। क्यों? इसमें कोई ना कोई खाकी और खादी का संबंध निकलेगा। अगर ये कहती है हमारे नॉलेज में नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप नारायणगढ़ के बच्चे से जाके पूछ लीजिए, वहां खनन कौन करवा रहा है, पता लग जाएगा आपको। ये सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद कर रही हैं। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करनी। ओंकार जी, रिपोर्ट बता दो। एक सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूं। ओंकार जी, जिस नारायणगढ़ का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर खनन अभी 7-8 साल पहले ही चालू हुआ क्या, या उससे पहले भी था? ऐसा जी, जब लाइमलाइट में आया, इनकी सरकार आज 8 साल हो गए, ये कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए, आपने सरकारों पर आप इसे मौजूदा सरकार पर डाल रहे हैं। मैं इस मुद्दे को बहुत व्यापक बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि सरकार चाहे किसी की भी हो, एक बड़ी चुनौती रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकारों ने कोशिश नहीं की अवैध खनन को रोकने की। केशव जी, हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बहुत ही बुद्धिमत्ता से उन्होंने 5 वर्ष का समय निर्धारित किया एक सरकार के लिए, ताकि वो 5 वर्ष में पिछली सरकारों के खाते भी चेक कर सके और अपनी कारगुजारी भी दिखा सके। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ, 8 वर्ष क्या घास काटते हुए निकल गए? 8 साल में आपको पता ही नहीं लगा कौन अवैध खनन कर रहा है? कैसी अजीब बात है। नारायणगढ़ में अवैध खनन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ हो रहा है। आप 8 साल बीत के किस पे एफआईआर दर्ज करी आपने? कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज करी, जरा बता दें। और कौन सी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक करी, वो भी बता दें। कागजों में नहीं हो रहा ना ओंकार जी, यही तो समस्या जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। कागजों में तो पत्थर की पिसाई 1 लाख टन की हो रही है। दिक्कत है जो कागजों में कहा कुछ और जा रहा है और हकीकत में किया कुछ और जा रहा है। वंदना जी। केशव जी, ये जो जिला है अम्बाला, ये अनिल विज का जिला है, अनिल विज का। और इस जिले में नारायणगढ़ आता है। ठीक है, सबको मालूम है कौन अवैध खनन कर रहा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, वंदना जी को भी मालूम होगा। वंदना जी, फिर मैं जोगेंद्र जी के पास आता हूँ। मैं बहुत समझदार प्रवक्ता समझती थी। मैंने एक चीज कही कि जो लोकल लोग हैं वो मदद नहीं करते हैं अगर कोई इस तरह की चोरी हो रही है। मुझे बेवकूफी समझो, लेकिन जनता के मुद्दे में हमेशा उठाऊंगा। आप मुझे समझदार ना समझो। आप कह रहे हैं कि बच्चे से जाकर पूछ लीजिए। आप अम्बाला से आते हैं, आपको नाम लेने में क्या तकलीफ है? विद प्रूफ दीजिएगा, हवाई नहीं। अगर आप हवाई बात करेंगे तो ऐसा है, आप जाके पूछिए ना। ठीक है, मैं किसी एक रीजन के, ओंकार जी, मैं किसी एक क्षेत्र के ऊपर बात नहीं कर रहा। देखिए, अगर हम एक एरिया की बात करेंगे तो पूरा विषय छोटा हो जाएगा। ओंकार जी, अगर एक मुद्दे पर अटकेंगे तो विषय छोटा हो जाएगा। आप नारायणगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं नारायणगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश देश की बात करना चाह रहा हूं। सर, मैं माइनिंग मुद्दे की बात कर रहा हूं, किसी घटना की बात नहीं कर रहा हूं। प्लीज, आपने नारायणगढ़ बताया, मैं जवाब लूंगा उसका भी, लेकिन और भी एरियाज हैं। घटना नो की है, मेवात की है, तावड़ू की है। जी वंदना जी। ओंकार सिंह जी, बड़ी मतलब अजीब बात है। केशव जी मेरे से पूछ रहे हैं, बच्चे से क्या पूछ लीजिए, आपके पास प्रूफ है तो दीजिए और विद प्रूफ दीजिए, ऐसे काम मत लीजिएगा। मुझे लगता है हवाई बात करने से बचना चाहिए। मेरी बहन सुनिए, प्रवक्ता है आप, गंभीर प्रवक्ता है, आपको लगता है नहीं। सुन लीजिए ओंकार सिंह जी, अब मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बारी है, अब आप सुन लीजिए। आप गंभीर प्रवक्ता है, सुनिए मेरी बहन, सुनिए मेरी बहन, सुन तो लीजिए। अब मेरा जवाब भी सुन लीजिए मेरी बहन। विद प्रूफ जो है आइए सामने, आपकी मदद नहीं करे तो बताइएगा। अब आप है कि बच्चों को सुन तो लीजिए, आप यहाँ आप सुन तो लीजिए मेरी बात को। आपके आपने अभी तक क्यों नहीं बताया? वंदना जी बोलते ही जाओगे, सुनेंगे भी। मेरी बारी है, मैं नहीं बोलूंगी, मेरी बारी है, मैं ही बोलूंगी। अपनी बात को कंप्लीट करूंगी, आपके हिसाब से नहीं चलूंगी। हाँ, तो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं जवाब तो दे दूं। अम्बाला जिले में चार हल्के, 4 उसमें आपके जो विधायक हैं उनकी संपत्ति 2014 में। वंदना जी, आपकी आवाज भी थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। मुझे लगता है शायद कोई ब्लूटूथ डिवाइस है जिसका आप यूज कर रहे हैं। जी, अब मैं ठीक सुन पा रहा हूँ। जी बोलिए।
ओंकार जी आ रहा हूं मैं, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। केशव जी, अंबाला जिले में 4 विधायक हैं। एक मिनट, अंबाला जिले में चार हल्के हैं। इनके जो विधायक हैं उनकी संपत्ति 2014 में चेक कीजिए, ओंकार जी, पता लग जाएगा इनको। मैं अंबाला की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं। फिर भी मैं आपका सवाल ले लूंगा, लेकिन बारी का तो इंतजार कीजिए सर प्लीज। वंदना जी रखिए अपनी बात, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं ये मानती हूँ कि आकर यहाँ पर हवाई बात करना सही नहीं है। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति संलिप्त है तो आप विद प्रूफ आइए। हवाई बात करने का क्या फायदा? ये क्या मतलब है कि बच्चे से पूछ लीजिए? कोई तरीका नहीं होता। आपकी सरकार क्या घास काट रही है, उसको नहीं पता क्या हो रहा? तो ये चैनल पे बैठ के घास काटने आए हैं क्या? वो घास साफ काटने आए हैं? तो सरकार आपकी क्या कर रही है? अगर आपको यही नहीं पता कहाँ खनन हो रहा कहाँ नहीं? आप ही इन्वॉल्व होंगे, आपको भी पकड़ेंगे। मैं इन्वॉल्व होंगी, मुझे पकड़ेंगे। जो इन्वॉल्व होगा उसको पकड़ेंगे। ये क्या मतलब है? घास काटते रहे और आपने सेंटेंस क्या बोला? जाके बच्चे से पूछ लीजिए। तो पकड़िए, आप पकड़िए, कौन मना कर रहा है आपको? आप एक्शन लीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? आपको डिबेट को डिबेट के रंग से करना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो रखिए, अदरवाइज इसमें की बात करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है केशव इनकी बात का जवाब मैं नहीं दे सकती। मैं तथ्य ही रख रहा हूँ। आप मुद्दे पर आ जाइए, अवैध खनन के ऊपर। ठीक है, मैं जोगेंद्र जी के पास आ रहा हूँ। जोगेंद्र जी रखिए अपनी बात। और अंबाला से बाहर आ गए तो मैं मुद्दे पे आ जाती हूँ। ठीक है, मैं जोगेंद्र जी के पास आ रहा हूँ अपना। जोगेंद्र जी रखिए अपनी बात। वंदना जी, आपको हमने बहुत लंबे तफसील से सुना है वंदना जी। हमें देखिए, आपकी जो बात है मैं उसकी बात का समर्थन करता हूँ। विषय गंभीर है। एक नारायणगढ़ का विषय नहीं है, अकेला यमुना का विषय नहीं है, अकेला डाडम का विषय नहीं है, अकेला नू का विषय नहीं है, अकेला महेंद्रगढ़ नारनौल का विषय नहीं है। ये अवैध खनन का विषय है। ठीक है, अब सरकार में संबंधित मंत्रालय क्यों बनाया जाता है? उन मंत्रालयों की जिम्मेदारी क्या बनती है? वो मंत्रालय काम क्या करते? खनन मंत्रालय जो है वो क्या देखेगा, कहां पे? और जो वंदना जी बात कह रही थी, अवैध खनन किसे कहा जाता है? दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो बिल्कुल ऐसी जगह से निकालना जहां पे बिल्कुल भी कोई भी प्रतिबंधित कर रखा है, वहां पे लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। एक ऐसी जगह से निकालना कि वहां पे परमिट तो दे रखा है, लीज पे तो दे रखा है, लेकिन जो तय मानक एनजीटी ने या अन्य विभाग ने या जो खनन ने मंत्रालय ने माइनिंग का पूरा डिपार्टमेंट है, नीचे से लेके जिला से लेके राज्य स्तर पर डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है। अगर आज कोई भी किसी भी प्रकार की लचर व्यवस्था होगी, अवैध खनन होगा, तो आप और मुझे तो एक और बड़ी आश्चर्य की बात हुई, इन्होंने कांग्रेस के विधायकों पर आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने कब कहा है, किसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति और एक विधायक या सरकार में बैठे व्यक्तियों का नियंत्रण होता है या किसी विपक्ष के विधायक का नियंत्रण होता है? इस बात का भी वंदना जी को जवाब देना होगा। और अगर कानून अपना काम करेगा, इन्होंने जो आरोप लगाया है उस आरोप की उंगलियां इनकी तरफ ही जाती हैं, या इन्होंने कह दिया कि इनके विधायक शामिल हैं, वहां पे इनके विधायक हैं, तो प्रशासन तो पूरा चुस्त दुरुस्त रखने का, प्रशासन को सही तरीके से अनुशासन कायम करने का, अपराधों से प्रदेश की जनता को संरक्षण मिली है। पाकिस्तान के नंबर आ रहे हैं, आज तक ये नंबरों को ट्रेस नहीं कर पाए हैं। आज तक जितनी भी चीजें हुई हैं, अगर डाडम वाले पहाड़ के उस विषय में इन्होंने टाइम रहते त्वरित रह के रिपोर्ट मंगवाई होती और उस पर त्वरित कार्य करते, तो इस प्रकार से अपराधियों के हौसले नहीं बढ़ते। एक बात है ये। दूसरी बात, शराब माफिया का जो इतना बड़ा विषय उठा था, उस पे आज तक क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। यमुना नदी के साथ साथ अवैध खनन के मामलों में कितनी बार हुआ कि जैसे ये कहा कि यमुना ने अपना रास्ता भी बदल लिया, वहां पर क्या कार्रवाई हुई? और इतने दिनों से यहाँ पे डीएसपी साहब अपनी हिम्मत करके एक अधिकारी गए हैं, कहां से निकलता है, कहां जाता है, कहां बेचा जाता है, ऐसा नहीं है। सरकार के पास सभी प्रकार के तंत्र होते हैं, खुफिया तंत्र होता है। क्या जितने भी विभाग हैं उनका आपस में तालमेल है या नहीं है? इस प्रकार से अवैध खनन जो है, चोरी जो है, अपराध जो है, वो समाज में रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर किस प्रकार से पुरानी सरकारों पे आरोप लगाने से पहले ये तो देख लीजिए कि उनकी सरकारों के टाइम पे इस प्रकार के कार्य भी हुए थे कि नहीं हुए थे, कार्रवाई हुई थी। तो मैं राजकुमार जी के पास आता हूं, फिर मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा। आप
आप किसी के ऊपर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। ठीक है, मैं जवाब लूंगा वंदना जी से, उन्होंने नोट करनी है। मैं राजकुमार जी से इस बात का जवाब ले रहा हूं। राजकुमार जी, ये खनन वाला विषय जो है बहुत गहराई से घुला मिला विषय है और प्रशासन की भागीदारी, चाहे सरकार से छिपकर हो या सरकार के किसी भी सरकार के चाहे क्षय के नीचे हो, वो है। लेकिन जैसा कि वंदना जी जिक्र कर रही थी कि हमने इतने चालान काटे गए हैं, सवाल तो सर यहां पर यह उठता ना कि कागज के अंदर तो सब कुछ हरा हरा है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन कागजों से परे हो जाती है। अगर सब कुछ ट्रक के पास भी लाइसेंस होता, अगर ट्रक ने भी कुछ अवैध नहीं किया होता तो कोई परेशानी नहीं थी। अवैध चीजें थी, इसलिए तो उसे डीएसपी साहब को कुचलने की बात उसके दिमाग में आई। देखिए कृष्ण, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवैध खनन, आप थोड़ा याद करें, हरियाणा में हर सरकार के कार्यकाल में बड़ा मुद्दा रहा है और विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा है कि राजनीतिक के प्रशासनिक पुलिस के संरक्षण के बिना ये नहीं हो सकता। अब आते हैं कि वंदना पोपली ने जो कहा, देखिए अगर चालान हुए हैं तो हमें मानना पड़ेगा कार्रवाई तो हुई है। चालान का मतलब है कि कार्रवाई हो रही है जी, राजस्व की वसूली हो रही है। लेकिन मुख्य मकसद है अवैध खनन को रोकने का, उसमें सरकार को पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल रही। दूसरा, तीसरी बात, हरियाणा में मेरा जहां तक ख्याल है ये अपनी तरह की पहली घटना है कि अवैध खनन माफिया ने किसी पुलिस अधिकारी को इस तरह से कुचल दिया, बिल्कुल, या उसकी जान ले। लेकिन आप याद करें, कई राज्यों में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी। पहली घटना होने का मतलब ये नहीं कि घटना को हल्का में लिया जाए। मुझे राजकुमार जी की आवाज लगता है तंत्र को चुनौती के तौर पर लेना चाहिए। चौथी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये, जो आपने भी बार बार कहा कि नारायणगढ़, अंबाला, डाडम, ठीक है, अवैध खनन या अवैध खनन की आड़ में अवैध खनन हर क्षेत्र में हो रहा होगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, और उसको रोकने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन तंत्र की है, माइनिंग डिपार्टमेंट की है। लेकिन मेवात के संदर्भ में एक चीज आप और देखिए, जो वंदना पोपली ने भी संकेत दिया कि लोकल इंटेलिजेंस या लोकल सपोर्ट जब तक आपको नहीं मिलेगा, आप इस तरह के अपराध को आसानी से नहीं रोक सकते। मेवात की ज्योग्राफिकली जो स्थिति है वो देखें, जो उसकी जिस तरह का अपराध वहां पनपता रहा है, जिस तरह के आरोप वहां लगते रहे उसको देखें, तो कहीं ना कहीं उसको एक अलग तरह से टैकल करने की कोशिश पुलिस प्रशासन को करनी होगी। मेवात एक अलग तरह का विषय है, अलग तरह का क्षेत्र है, उसके लिए आपको अलग तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी। फिर मैं कह रहा हूं, राजनीति करने से या एक दूसरे पर ब्लेम गेम करने से, क्योंकि ये मुद्दा हर सरकार में रहा है और हर सरकार ने मान लेते हैं कि अपने स्तर से कोशिश की होगी। 8 साल में ये मान लेना कि सरकार ने कोई कोशिश नहीं की, मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। ये बात सही हो सकती है कि उन कोशिशों के 100% परिणाम नहीं निकले। अब उन कमियों का आकलन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, वो कोशिश करनी चाहिए, और विपक्ष भी अगर इसमें कोई सहयोग कर सकता है तो करना चाहिए। दूसरी बात ये एक और कि राजनीतिक संरक्षण और पुलिस प्रशासन के स्थानीय स्तर पर मिलीभगत दो अलग अलग चीजें हैं, उनको नहीं मिलाना चाहिए। राजनीतिक संरक्षण अगर होता तो इस तरह की कार्रवाई जो हम देख रहे हैं डाडम से लेके मेवात तक, नूह तक, वो नहीं होती। जाहिर सी बात है लोकल स्तर पर कहीं ना कहीं लापरवाही रही होगी, वो लापरवाही है, मिलीभगत है, जो भी है वो जांच का विषय है। ठीक है, इस मामले की गंभीरता को समझें, पूरे शासन तंत्र को चुनौती है, किसी राजनीतिक दल को चुनौती नहीं है, किसी राजनीतिक सरकार के तंत्र को चुनौती नहीं है, ये कानून व्यवस्था को, कानून के शासन को चुनौती है और हमको उसी गंभीरता से इसको लेना चाहिए। मैं वंदना जी से पहले जवाब लेता हूं मौर्य साहब के सवालों का, फिर मैं मौर्य साहब से भी एक सवाल लूंगा जो कि आपने किया है। अब मैं वंदना जी आपके पास आता हूं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई स्थानीय मिलीभगत किसी की है तो जिम्मेदारी उसे पकड़ने की किसकी है, सरकार की है फिर स्थानीय विधायक की है? देखिए, जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जहां तक राजनीतिक संरक्षण की बात चल रही थी तो उसके जवाब में मैंने कहा था कि अगर कोई भी इन्वॉल्व होगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आपको मैं बताऊं कि अगर राजनीतिक संरक्षण होता तो हमारे हाथ बंधे होते, हमारे हाथ बंधे हुए नहीं है। हमारे अपराधी को कानून के दरवाजे पर लाएंगे और उसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकते हैं वो दिलवाएंगे। वंदना जी, अपराधी क्या केवल ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर हैं? जो भी इन्वॉल्व होगा किसी को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, जो जिसका जो ट्रक मालिक है
उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या धाराएं बनेंगी उसके ऊपर? जहां से पत्थर भरकर आया है, जिन मजदूरों ने पत्थर भरा है या जिस कॉन्ट्रैक्टर ने पत्थर भरा है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? कैसे पहुंचेंगे आप वहां तक? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर वाली बात नहीं है। जहां तक मुझे मुद्दा समझ आया है, यहाँ पर चोरी की गई है पत्थरों की, और वो अलग अलग जगह पर जहाँ पर उनको लगता है कि हम पकड़े नहीं जा सकेंगे या वंदना जी, चलिए मैं आपकी भी बात मान लेता हूं, पत्थरों की चोरी की गई है, लेकिन पत्थरों की चोरी क्या उन्हीं ट्रक ड्राइवर्स ने की है? वो ड्राइवर का ही वो ट्रक होगा, आपको ये लग रहा है? 13-14 साल के बच्चों को ड्राइवर लगा देते हैं, वो कोई लाइसेंस नहीं होता उनके पास, खुली झूठ होती है कि कोई भी हाथ दे तो गाड़ी रोकनी नहीं है, सामने से कोई भी खड़ा हो। यस, केशव आपकी बात सही है और मैं इस चीज को भी मानती हूँ, और मैंने पहले भी इस बारे में कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति होगा इन्वॉल्व, उसको पकड़ा जरूर जाएगा और पनिश भी किया जाएगा। हमारी सरकार उस तरफ से कदम उठा रही है। यहाँ पर एक प्रश्न और उठाया गया विधायकों को लेकर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही हमें खबर मिली, हमने एसटीएफ का गठन कर दिया, लेकिन जितने भी फोन कॉल्स आए थे वो विदेशी नंबर थे, व्हाट्सएप पे कॉल आई हुई थी। और अगर दुबई की सरकार से फोन नंबर मांगेंगे, उस व्यक्ति का नाम मांगेंगे, पाकिस्तान की सरकार को बोलेंगे कि जिसका नंबर है उसके बारे में हमें बताइए, इमीडिएटली हमारे को नहीं दे देंगे। उसमें हमें जरूर लगेगा। अगर आपको लगता है कि हमें क्यों लग रहा है, क्योंकि इंडिया का मामला नहीं है, भारत के बाहर का मामला है, वहां की सरकारों से हमें जितना सहयोग मिलता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक अगर विधायकों की सुरक्षा की बात है, इमीडिएटली उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जो हमारे हाथ में चीजें थी हमने उसको इमीडिएटली किया था। तो मैं ये मानती हूँ कि आपको एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि हम लगातार कदम उठा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है उसमें जो 4 पिलर आते हैं, उसमें पहला है पुलिस, दूसरा है जेल, तीसरा है कानून सहायता और चौथे है कानून व्यवस्था। इन चारों पिलर पे हमें जो है एक बेटर स्टेट माना गया है कि इमीडिएटली जो है सपोर्ट भी मिलती है। अगर हम बात करें कानूनी सहायता की किसी को आवश्यकता है तो वो भी मिलती है। पुलिस जो है वो बहुत मुस्तैदी से काम करती है, लेकिन फिर भी इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो मुझे लगता है इसके लिए हमारी जो सरकार है पूरी तरह से तैयार है। उनको कहीं कितना भी एक्शन लेना पड़ा वो पीछे नहीं हटेंगे। आप लगातार देख रहे होंगे, चाहे गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, चाहे खनन मंत्री है, सबके बयान होते हैं उनपे। आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रॉन्गली कहा कि किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, एक सवाल है मेरा ओंकार जी से भी है और जोगेंद्र मौर्य साहब से भी है, विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता होने के नाते। सर, क्या केवल सवाल ही है विपक्ष के पास या सहयोग भी है? अगर मैं बात करूं मौर्य साहब तावड़ू वाली बेल्ट की, मेवात वाली बेल्ट की, फिरोजपुर झिरका वाली बेल्ट की, तो इन 3 विधानसभा यहां पर ऐसी है जहां पर विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। लोकल सहयोग जब तक नहीं होगा, सरकार भी कोशिश तो बतेरी कर लेगी, लेकिन कुछ आउटकम उसका प्रोडक्टिव नहीं निकल पाएगा। तो यहां पर राजकुमार जी का वाली बात आ जाती है कि क्या केवल विपक्ष के पास सवाल है या सहयोग का भी कुछ है? मैं बताऊं केशव जी? आऊंगा मैं, ओंकार जी आपके पास भी आ रहा हूं। एक बार मौर्य साहब से जवाब ले लूं, फिर मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। पहाड़ के विषय देखो, विधानसभा में आवाज उठाई, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष है, सर्वदलीय बैठक अगर कभी इन्होंने बुलाई हो, कभी हमारे विधायकों से अगर सहयोग सरकार ने मांगा और हमने सहयोग ना किया हो, तब तो हम उसके वो है। और रही बात जहां तक राजकुमार जी जो बात कर रहे थे, अब सरकार चलाना किस विषय का नाम है? उसी विषय का तो नाम है कि अलग अलग प्रदेश की भौगोलिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, सामाजिक संरचनाएं होती हैं, अलग अलग स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों के अनुसार नीति बनाई जानी चाहिए। नीतियों बनाना और नीतियों को लागू करना ही तो एग्जीक्यूटिव का काम है, कार्यपालिका का काम यही तो है कि वो नीतियां बनाएंगे और नीतियों को लागू करेंगे। और उन नीतियों पे आत्म मंथन और विचार मंथन होगा कि अगर उनको प्रतिफलित नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए विपक्ष ने सदैव सहयोग किया है और सरकार जन सरोकार के मुद्दे उठाना विपक्ष का धर्म है, उसका राजनीतिक धर्म है और उसको अपना राजनीतिक धर्म पूरा करना चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में इस विषय पे वो भी समय समय पर उठाया है। ठीक है, मैं ओंकार जी के पास आता हूं। ओंकार जी, फाइनल कमेंट भी साथ साथ रखिएगा, आपको चूंकि समय बीच में नहीं मिल पाया था इसलिए कुछ समय आपको फालतू दूंगा। ओंकार जी। ओंकार जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? यहाँ पे सब शहीद हुए हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बोलिए, सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? केशव जी, मैं बताना चाहता हूं, ये कोई पहली घटना नहीं है।
इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस घटना में हमारे एक डीएसपी साहब शहीद हुए हैं। दूसरा, इससे पहले अंबाला में सिटी मजिस्ट्रेट अंबाला सिटी की सिटी मजिस्ट्रेट, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की नारायणगढ़ में कोशिश की गई थी। वो मुद्दा भी बहुत अखबार में आया था, वो मुद्दा भी बहुत सेंसिटिव था। एक नव नियुक्त IAS अधिकारी थी, लेकिन क्योंकि उनके मुकद्दर अच्छे थे वो बच गई। दूसरा, हम सवाल सिर्फ नहीं उठाते, और विपक्ष का फर्ज सवाल उठाने के साथ जहां मैं बैठा हूं वह सवाल के साथ साथ हम जनता का, हम सरकार का, जनप्रतिनिधियों का, पुलिस का हर तरह से सहयोग भी करते हैं। इसका हर तक जाना तो जरूरी है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ ड्राइवर या उसका मालिक इसमें दोषी नहीं है, इसके पीछे हाथ किसका निकलेगा ये पूरी जांच का विषय है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा, ये जो अपराध बढ़ रहे हैं इसके बढ़ने का कारण भी हमें देखना पड़ेगा। इसके बढ़ने के 2 कारण मुख्य हैं जिन्हें हमें नियंत्रण करना होगा, नशा और बेरोजगारी। आज बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच चुके हैं, उसको कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और नशा जो पंजाब कभी उड़ता पंजाब कहलाता था, आज हरियाणा भी उड़ता हरियाणा कहला रहा है। ठीक है सर, इस नशे को भी नियंत्रण ठीक है। मैं फाइनल रिएक्शन लेता हूँ। वंदना जी जल्दी से फाइनल रिएक्शन। देखिए कृष्ण, मुझे लगता है कि आज जो हमने दृष्टि टीवी का हेल्थ पे देखा, इस प्रकार से पत्थर बिखरे हुए थे और हमारा एक पुलिस अधिकारी जमीन पर पड़ा हुआ था, मुझे लगता है ये सहन करने के लायक नहीं है। कोई भी इसको सहन नहीं कर पाएगा, और हमारी सरकार तो बहुत संवेदनशील है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी हो इसके पीछे, उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी की कीमत पर निकाल कर लेकर आएंगे। कोई भी सजा देनी पड़ी, हमें कुछ भी करना पड़ा, उसको छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ इतना ही कहना चाहते। ठीक है, मौर्य साहब फाइनल रिएक्शन। वो तो आपका फर्ज है, करना ही चाहिए आपको। मौर्य साहब। सरकार से होना कहीं न कहीं हमारी लचर व्यवस्था को दर्शाता है, कहीं न कहीं हमारे ढीलेपन को और हमारी शासन व्यवस्था के अंदर कहीं न कहीं खामियों को दर्शाता है। इसलिए हमें हाँ बोलिए, पूरा कीजिए मौर्य साहब। कनेक्शन एरर है। राजकुमार जी जल्दी से फाइनल कमेंट सर। अवैध खनन माफिया द्वारा डीएसपी सुरेंद्र सिंह की इस तरह से निर्ममतापूर्ण हत्या, ये बताती है कि विवाद में एक बेहद खतरनाक अपराध तंत्र पनप रहा है। उसकी गंभीरता को और उसको नेस्तनाबूद करने के लिए एक सुनियोजित और दीर्घकालीन रणनीति की जरूरत है। हर स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। वंदना जी, जोगेंद्र मौर्य जी, ओंकार सिंह जी, राजकुमार जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।